ओके। हाय एवरीवन। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये वाला जो पर्टिकुलर सेशन है दिस विल बी फॉर जेई मेन। आप इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर पाएंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में थोड़ा सा ज्यादा पूछा जाता है। टेबल्स वगैरह बना के हमको उसके साथ सॉल्व करना पड़ता है, उतना टाइम जेई में होता नहीं है। तो जेई में हम स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज पढ़ते हैं, जिसमें हम बेसिक वही मीन मोड और मीडियन वो वाली चीजें पढ़ेंगे। उनके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो मैं आपको आज के आज ही बता दूंगा। और आप ये अगर सेशन देख रहे हो तो इसमें आपको मैं थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस भी बता दूंगा, तो आपको है ना अलग से प्रैक्टिस करने की कुछ खास जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप जल्दबाजी में हैं, एक वन शॉट रिवीजन कर रहे हैं, कम समय में ज्यादा चीजें पढ़ रहे हैं, तो दो लेक्चर में मैं आपको ये खत्म करके दूंगा स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो बेसिकली सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, जितने भी लेटेस्ट पीवाईक्यूज तक है वो सब भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप एंड तक बने रहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्या होता है? इट इज कलेक्शन ऑफ अ लॉट ऑफ डेटा, है ना, नंबर्स, नेम्स। जैसे कि गवर्नमेंट के पास हमारे सारे डेटा होते हैं, नेम होता है उनके पास, आधार नंबर होता है, फोन नंबर होता है, एंड उसको एक टैबुलर फॉर्म में बना के रखते हैं कि यार किसी भी इंसान का डेटा जो होगा वो इस तरीके से उनके पास रहेगा। सो इसको हम कहते हैं डेटा। उस डेटा के साथ जो भी हम खेल कर सकते हैं वो सब स्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं हम। स्टैटिस्टिक्स वैसे तो बहुत बड़ा ब्रांच है, मतलब पढ़ने जाएंगे तो इट इज एंडलेस। इसके ऊपर एक्चुअल में कोर्सेज बने हुए, डिग्रीज बनी हुई और कॉलेजेस बने हुए। मतलब देर आर एक्चुअली कॉलेजेस इन इंडिया जो सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता है, मतलब बैचलर्स भी और मास्टर्स भी और पीएचडी भी और एमबीए भी स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे होते हैं। एंड वन ऑफ द कॉलेज इज वेरी गुड, एंड उसमें जो पढ़ाई होती है दैट इज मेजरली बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज है, तो आप उसके बारे में भी सर्च कर सकते हैं, है ना। सो दिस इज एक्चुअली अ फील्ड जिसमें काफी लोग अपना फ्यूचर भी परस्यू करते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स की जरूरत क्यों पड़ती है? बेसिकली अगर अपन एक आसान सा एग्जांपल देखें, बहुत ही आसान सा। अपनी क्लास है, क्लास में 50 बच्चे हैं और मैंने टेस्ट ले लिया, और एकदम से प्रिंसिपल आके पूछ लिया मेरे से कि यार बताओ आपकी क्लास का परफॉर्मेंस क्या रहा। तो मैं उसको क्या बोलूंगा? मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि हर बच्चे का स्कोर सुनाऊंगा उसको कि एक नंबर, एक बच्चे के 50 आए, एक बच्चे के 2 आए, एक बच्चे के फिर से 48 आए, फिर एक बच्चे के 10 आए, ऐसे थोड़ी बोलूंगा मैं। ऐसे में तो शाम हो जाएगी। मुझे तो उसको एक चीज बतानी पड़ेगी। तो क्या करते हैं हम उसमें सेंट्रल टेंडेंसी बता देते हैं कि यार एवरेज निकाल लिया और सबका बता दिया। लेट से एवरेज आ रहा है 32.7, तो मैंने बता दिया कि मेरी क्लास में एवरेज स्कोर इतना आया, तो प्रिंसिपल को आइडिया लग जाएगा कि यार इस क्लास में अगर अपन एक्सपेक्ट करते हैं कोई क्वेश्चन पेपर देके तो 32.7 मार्क्स तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, है ना। तो एक आइडिया ऐसा लग गया, है ना। तो दिस इज कॉल्ड एज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और उसका इंपॉर्टेंस एक तरीके से आपको पूरी क्लास का एक आइडिया दे देता है कि व्हाट इज गोइंग ऑन। ठीक है, अब मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा इस बारे में, बिकॉज विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, ताकि आपको क्वेश्चंस नहीं कॉन्सेप्ट, ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। सेंट्रल टेंडेंसीज तीन होती है। सबसे पहली होती है मीन, फिर उसके बाद आएगी मोड, और फिर उसके बाद आएगी मीडियन। ठीक है, तीनों सेंट्रल टेंडेंसीज जो है वो जेई में पूछी जाती है, और तीनों बहुत ज्यादा आसान होती है। बस आप सुनते जाइए, मैं आपको कोशिश करूंगा कि आधे घंटे में तीनों समझा दूं। ठीक है, चलिए सबसे पहले मीन देखते हैं। मीन हम बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं वही है, दैट इज एवरेज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। सारे ऑब्जर्वेशन का एवरेज। मतलब अगर आपको मीन का फॉर्मूला मैं पूछूं तो शायद आप रात में अगर नींद से जाग गए होंगे तो भी बता दोगे कि मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn अपॉन n। ठीक है, अच्छा। अच्छा, एक और चीज मैं बता दे रहा हूँ कि आपको सेक्शन, ये जो क्लास है उसके एंड में इसके पूरे नोट्स जो है मिल जाएंगे, पीडीएफ फॉर्मेट में आराम से आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, यूट्यूब में आप देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको आराम से आप क्लिक करोगे, यू विल गेट ऑल द नोट्स, तो आप सुनते जाएंगे अगर, तो भी आपका काम हो जाएगा। कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बस क्वेश्चन आप रफ में सॉल्व कर सकते हो। ये सारी डेफिनेशन सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं। तो मीन ऑफ अनग्रुप डेटा हम सबको पता है कि यार जितने भी डेटा होते हैं x1 x2 x3 xn, मतलब सारे डेटा, सारे नंबर, हर किसी के नंबर, क्लास में जितने भी बच्चे आए उनके मार्क्स जो एग्जाम में आए हैं वो सबको ऐड कर दो, और अपॉन टोटल नंबर ऑफ बच्चे, जितने बच्चे उनसे डिवाइड करते थे अपन, सही ना। तो उसको कहते थे अपन मीन। तो मीन का फॉर्मूला हम सबको पता है, उसको अगर थोड़ा सा अंग्रेजी में लिखना चाहेंगे तो सिग्मा एक्स आई अपॉन एन हो जाता है। सिग्मा एक्स आई हम लोग समझते हैं कि यार आई इज डांसिंग फ्रॉम 1 to n, मतलब आई की जगह 1 डालेंगे तो x1 आएगा, 2 डालेंगे तो x2 आएगा, 3 डालेंगे तो x3 आएगा, एंड सो ऑन। तो ये फॉर्मूला होता है अनग्रुप डेटा का। लेकिन है ना, अनग्रुप डेटा के साथ साथ एक और चुनौती आती है हमारे पास कि कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ डेटा रिपीट होते हैं। मतलब एक बच्चे के 10 नंबर आए हैं,
दूसरे बच्चे के, लेट से हमारे पास 5 बच्चे क्लास में, सिर्फ आसान क्वेश्चन बताता हूँ मैं। एक बच्चे के 10 नंबर आए, एक बच्चे के 5 नंबर आए, एक बच्चे के 50 नंबर आए, फिर एक बच्चे के दोबारा 10 नंबर आ गए, और फिर एक बच्चे के दोबारा 50 नंबर आ गए, है ना। मैंने 5 ही बच्चे लिखे। तो अब अगर मैं मीन निकालना चाहूंगा तो कायदे से तो मेरे को सबको ऐड करके डिवाइड बाय 5 करना चाहिए, है ना। लेकिन इसमें ना एक चीज मैंने ज्यादा कर दी, क्या कि मैं ना कैलकुलेशन रिपीट कर रहा हूँ। ये जो 50 आया है 2 बार, इसको मैं 50 + 50 लिखने के बजाय ऐसा लिख सकता था 50 × 2। अगर 50 लेट से 5 बार आता तो मैं 50 + 50 + 50 + 50 + 50 करता गया, नहीं। अरे कर सकते वैसा, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा मेहनत वाला काम है ना। तो हमको कुछ ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा कि जो रिपीटेड डेटा है उसको हम मल्टीप्लाई कर सके, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं हम, फ्रीक्वेंसी। अगर हमारे पास 5 की जगह बहुत सारा डेटा है, लेट से क्लास में क्लास में 7 बच्चों के 50 मार्क्स आए, तो मैं 7 बार 50 थोड़ी ऐड करूंगा, मैं तो 7 × 50 लिखूंगा। अगर क्लास में 15 बच्चों के लेट से 10 नंबर आए, तो 15 × 10 लिखेंगे ना यार, खत्म। क्योंकि 10 + 10 + 10 + 10 15 बार करने से अच्छा है अपन ऐसे कर लेते। और क्लास में लेट से 4 बच्चों के 4 नंबर आए, 4 बच्चों के लेट से 25 नंबर आए, तो हम लोग ऐसे करेंगे। और फिर उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से। वो तो बिल्कुल नीचे वाला फिक्स रहेगा, लेकिन ऊपर हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग अनग्रुप डेटा। अच्छा, जस्ट मिनट। तो इसका हम फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला जो होता है, मीन ऑफ रिपीटेड फ्रीक्वेंसीज का, मैंने अनग्रुप बोल दिया था गलती से। रिपीटेड फ्रीक्वेंसीज का जो फॉर्मूला होता है वो बहुत आसान होता है। 50 नंबर अगर मान लीजिए कितने 10 बच्चों के आए, बेटे आगे देखिए हर कोई। तो अपन 50 × 10 कर रही है, 10 क्या है, ये 10 है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कि 50 जो डेटा है, 50 जो नंबर है वो कितने बार रिपीट हुआ है, वो 10 दफे रिपीट हुआ है, तो 10 हो गई 50 की फ्रीक्वेंसी। उसी तरह से 25 नंबर 4 लोगों के आए थे, तो 25 की फ्रीक्वेंसी हो गई 4। तो ये हो गया आपका मार्क्स, और ये हो गई उसकी फ्रीक्वेंसी। तो मार्क की हर मार्क की फ्रीक्वेंसी से उसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। दिख रहा है डिनोमिनेटर में टोटल फ्रीक्वेंसी है, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी विल गिव यू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो आपका फॉर्मूला जो बन जाएगा, मार्क नंबर 1 इंटू उसकी फ्रीक्वेंसी, दैट इज F1 x1, मार्क नंबर 2 मतलब x2, और वो x2 कितने बार रिपीट हुआ है वो वाली फ्रीक्वेंसी, फिर थर्ड डेटा इंटू इंटू उसकी फ्रीक्वेंसी, और फिर nth डेटा इंटू उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और डिवाइड करते हैं अपन टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। देखिए फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करने का लॉजिक बड़ा आसान है, क्योंकि यार मान लीजिए 50 10 बार आया है, 25 4 बार आया है, तो मतलब 10 बच्चे तो यहाँ से कंफर्म हो गए। यहाँ से हमारे पास इतना तो कंफर्म हो गया कि क्लास में 10 बच्चे तो है, क्लास में 4 बच्चे भी है। समझ रहे हो, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कौन दे रहा है आपको, ये 10 बच्चे प्लस 4 बच्चे, और आगे जितने भी फ्रीक्वेंसी आएगी। तो फ्रीक्वेंसी गिव्स यू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे कि जेई मेंस में एक इतना आसान क्वेश्चन आया था कि हम इतने से डिस्कशन के बाद ही उसको सॉल्व कर जाएंगे। तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सेज दैट, पढ़ते इस क्वेश्चन को। द मीन ऑफ द डेटा सेट कंप्राइजिंग ऑफ 16 ऑब्जर्वेशन इज 16। एक डेटा सेट है उसका, उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 16 है, तो n हो जाएगा 16 के बराबर। और जो मीन दे रखा है हमें वो 16 के बराबर दे रखा है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना है बच्चों आपने, क्या ये ध्यान रखना है कि मीन को हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी मैं x बार लिखता हूं तो हम समझ जाएंगे कि मीन की बात हो रही है। तो मीन भी अपने को 16 दे रखा है। इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वैल्यूड 16 इज डिलीटेड, एकदम क्लासिक क्वेश्चन, एकदम जो मतलब बहुत बहुत सारी एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। If one of the observations valued 16 is deleted and 3 new observations valued 3 4 5 are added to the data, then the mean of the resultant data is what? मतलब हमने 16 ऑब्जर्वेशन थी हमारे पास, उसमें से एक ऑब्जर्वेशन था 16। मतलब आपको मैं लिख कर बताता हूँ, x1 प्लस x2 प्लस x3, और लेट से x16 तक था हमारे पास। इनका मीन निकालेंगे तो नीचे 16 से डिवाइड करेंगे भाई, टोटल ऑब्जर्वेशन का सम अपॉन क्या करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे ना, सही बात है। दिस इज इक्वल टू मीन, और मीन अपने को 16 दे रखा है, ठीक है। मीन हमें 16 दे रखा है, तो यहां तक अपने को समझ में आता है, कोई दिक्कत किसी को।
अब हमें बोला गया है कि एक डेटा इन्होंने उड़ा दिया, तो एक डेटा जो उड़ाया है वो क्या है, x16 मान लेते हैं, इसको उड़ा दिया है और इसका वैल्यू जो है वो 16 के बराबर है, इसका वैल्यू जो है वो 16 के बराबर है, इसको उड़ा दिया इन्होंने। इसको उड़ा दिया तो फिर कुछ कुछ इनके पास बचता है, देखते हैं देखते हैं, वहां तक मैं जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा, बट अभी फिलहाल क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेकर x16 तक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 16 × 16 कितना होता है बेटे, 256 होता है ना। हाँ, 256 के बराबर आ जाए, यहाँ तक कोई तकलीफ किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो यहां से एक चीज और पता चल रही है कि ये सारे डेटा का सम जो है वो 256 है और उसमें से एक डेटा जो है वो 16 के बराबर है। मान लीजिए कि लास्ट वाला डेटा जो है ये इसका वैल्यू 16 है, अरे किसी का भी 16 मान सकते हो, मैंने इसका मान लिया, कोई दिक्कत थोड़ी, और इसको हमने उड़ा दिया। इसको उड़ा दोगे तो कितने नंबर बचेंगे, 15 नंबर, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेकर कितने बचेंगे, x15 तक, ठीक है। और इसको उड़ा देंगे, इसका मतलब क्या हो गया कि मैं इसको है ना आरएचएस में फेंक देता हूँ, 256 माइनस 50, सॉरी 256 माइनस 16 कर देंगे तो 240 बचेगा हमारे पास। तो हमारे पास बचा x1 से x15 तक का सम। अब हमें बोल रहा है, सुनना मेरी बात ध्यान से, कि जो बचे हुए नंबर्स है, मतलब कि ये वाले जो नंबर्स बचे हुए हैं अपने पास, इनके साथ हमने कुछ किया। क्या किया इन्होंने, पढ़ते, 16 is deleted and 3 new observations valued 3 4 5, 3 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, 3 4 और 5, उनको ऐड कर दिया है डेटा में। मतलब आपके पास जो x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेके x15 तक था, उसके साथ साथ हमने 3 नंबर को ऐड कर दिया। 3 नंबर को अगर हमने ऐड कर दिया है तो वो 3 नंबर्स क्या है, 3 4 और 5, है ना। और मीन निकालना अपने को इस रिजल्टेंट डेटा का, समझ रहे हो मेरी बात को, मीन निकालना एकदम बच्चों का काम, एकदम बच्चों का काम। क्या हमने क्या हमने मीन निकालने के लिए एक फॉर्मूला सीखा था, यस, क्या फॉर्मूला था, सम ऑफ ऑल द डेटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा। तो टोटल नंबर ऑफ डेटा अब कितना बचा है, एक बार बताएंगे मुझे आप, टोटल नंबर ऑफ डेटा जो है अब, नाउ द टोटल नंबर ऑफ डेटा इज, बहुत आसान है, पहले कितना था 16, 16 में से एक हटाया तो कितना बचा 15, फिर 15 में 3 जोड़ दिया तो कितना बचा 18, तो टोटल नंबर ऑफ डेटा हो गया अभी 18, तो अब डिनोमिनेटर में आ जाएगा 18, ठीक है। फाइनल मेरे पास जो फॉर्मूला रह जाता है दैट इज दिस, तो ये आ गया मेरा मीन, दिस इज द रिक्वायर्ड मीन एक्स डैश बार, ये हो गया मेरा फाइनल मीन। आप इसको कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं आपको कैलकुलेट करके दूंगा क्योंकि पहले 15 नंबर का सम मुझे आता है। पहले 15 नंबर का सम कितना है, 240, तो यहाँ पे अपन 240 रिप्लेस कर देंगे और बचे हुए तीनों येलो नंबर जो है 3 4 7 7 5 12, इनका सम हो जाएगा 12, और जब इसको अपन 18 से डिवाइड करेंगे तो 252 डिवाइडेड बाय 18 आएगा, ये आ जाएगा नया एक्स डैश बार, ठीक है। 252 डिवाइडेड बाय 18 करेंगे अगर, तो 252 डिवाइडेड बाय 18, 18 एकम 18 और 18 चौके 72, ये आ जाएगा 14। तो ये आपका आंसर आ गया 14। जेई मेंस में आया था इतना आसान क्वेश्चन, अभी तो हमने चालू भी नहीं करा है चैप्टर, लेकिन अपन जेई मेंस का क्वेश्चन कर पा रहे हैं, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ एंड तक ऐसा ही रहेगा, आपको सारे क्वेश्चन लगेंगे कि यार कितना हलवा है, 4 नंबर पक्के आपके, आप पूरा एक बार लेक्चर अच्छे से देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? समझते जाइए क्वेश्चंस को, नोट्स लिखने के लिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपको पूरा पीडीएफ दूंगा, अच्छे से पूरा पीडीएफ बना के दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है ना, उसको आप आराम से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं जो करना है तो। और अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो फिर तो आराम से लिखो, लेकिन पहले सॉल्व कर लो एटलीस्ट, ठीक है, आपका टाइम बचाने के लिए ही कर रहा हूँ मैं। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, 2019 में आया था। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ये लेटेस्ट क्वेश्चन है काफी, इफ फॉर सम x belonging to r the frequency distribution of the marks obtained by 20 students in a test is given as this, मतलब ये दिया है आपको मार्क्स और ये दिया है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, बढ़िया है। देन द मीन ऑफ द मार्क्स इज, यार देखो इतना आसान क्वेश्चन पूछने नहीं चाहिए, दिस इज नॉट फेयर, बट फेयर, वेरी वेरी गुड फॉर अस। भाई अगर आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ के भी उसका क्वेश्चन गलत कर दिया तो फिर आपको खराब लगेगा, ठीक है। तो मीन निकालते कैसे है, पहली बात तो अपन देखेंगे, अपन बिल्कुल मीन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, समीशन एफ आई एक्स आई, याद करो ये वाला फॉर्मूला, एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई, सही बात है ना, एफ आई एक्स आई का सम अपॉन एफ आई, ये 10th क्लास में पढ़ाया गया था अपने को, बस वही बेसिक चीज है।
तो यहाँ पे सबसे पहले मीन निकालने से पहले क्या आपको ये बोल दिया गया है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 20 स्टूडेंट्स। 20 स्टूडेंट्स मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज दे रखा है आपको। टोटल स्टूडेंट्स जो है वो क्या हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स मतलब समेशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज i इज इक्वल टू 1 to n। ये हमको दे रखा है किसके बराबर, 20 के बराबर। और सारी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये और ये काफी उटपटांग सी फ्रीक्वेंसी है, पर ठीक है इन सबको ऐड करता हूँ। तो x+1 का होल स्क्वायर प्लस 2x-5 का होल स्क्वायर प्लस x² - 3x प्लस x, ये दे रखा है आपने 20 के बराबर। ठीक है, अब यहां से अपन सॉल्व करेंगे तो अपने को x का वैल्यू मिल जाना चाहिए। ठीक है, और x का वैल्यू मिल गया तो मेरा क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो गया यार। अब सोचो, अब देखो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। इसको खोलेंगे x² प्लस 2x+1, 2x-5 प्लस x² - 3x प्लस x बराबर 20। और फिर देखो सारे x² को ऐड करेंगे तो 2 बार x² आ रहा है, 2x²। फिर यहाँ पे 2x और ये 4x हो गया, 5x हो गया, 5x - 3x हो गया 2x। तो 2x² प्लस 2x, कांस्टेंट देखेंगे ऐड करके 1, -5 - 4 -4 और 20, -24, -24 आ रहा है ना। इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से अपन, x² प्लस x -12 बराबर 0। इसके रूट्स आप निकालेंगे तो मेरे ख्याल से x+4 x-3 काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो x का वैल्यू आ जाएगा अपने पास -4, या फिर x का वैल्यू आ जाएगा +3। ये तो नॉनसेंस है क्योंकि यार x क्या है, आपको बोला गया है यहाँ पे कि ये देखो फ्रीक्वेंसी है ना x, यहाँ पे लास्ट में एक x दे रखा है, तो x इज द नंबर ऑफ रिपीटेशन, कि 7 नंबर कितने बच्चों के आए, x बच्चों के आए। तो x बच्चे नेगेटिव नहीं हो सकते ना, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, शुड बी पॉजिटिव। यहाँ पे लिख रहे हैं सिंस x इज पॉजिटिव। अब आपको सॉल्व करना है तो देखो x की जगह आप 3 डाल दो पहले, तो हर जगह मैं यहाँ पे x की जगह 3 डाल देता हूँ। यहाँ पे 3 डालोगे तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि x की जगह 3 डालने पर क्या मिलेगा अपने को। फर्स्ट यहाँ पे 3 डालेंगे, 3 + 1 4, 4 और 1 4 16, और यहाँ पे 3 डालोगे, 3 दूनी 6, 6 - 5 1। यहाँ पे 3 डालोगे, 3 3 ज़ा 9, माइनस यहाँ पे 3 डालोगे, 3 3 ज़ा 9, मेरे ख्याल से 0 आ जा रहा है। ओके, और यहाँ पे 3 डालेंगे। तो अब अपने पास मीन निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप रह जाती है, दैट इज समेशन ऑफ ऑल द fi xi। तो मीन आ जाएगा सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, सारी फ्रीक्वेंसी का सम, सारी फ्रीक्वेंसी का सम तो 20 दे ही रखा है अपने को पता ही। एफ आई एक्स आई मतलब क्या होगा, देखो देखो प्लीज देखो, एक्स आई मतलब मार्क और उसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब 16 बार 2 नंबर आए तो मतलब 2+2+2+2+2+2+2 16 बार करने से बेहतर है कि आप 2 × 16 करो, है ना। और यहाँ पे 3 नंबर जो है वो एक ही बार आए हैं तो 3 × 1 करेंगे, तो 3 × 1। फिर 5 नंबर 0 बच्चों के आए हैं और 7 नंबर 3 बच्चों के आए हैं, 5 × 0 और 7 × 1। ये आगे आपका फाइनल आंसर। इससे आसान क्वेश्चन आपको मिल सकता है क्या कभी जीवन में, कभी नहीं मिलेगा। इसका आ जाएगा 32, 16 दूनी 32 और 7 39 + 3 5। अरे यार क्या कर रहा हूँ, 7 3 ज़ा 21 है, यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, मेरे से गलती हो गई बट मैंने इसको सुधार दिया। तो ये आ गया टोटल आपके पास 56 डिवाइडेड बाई 20, जो कि आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16 डिवाइडेड बाई 10, मतलब कितना आ गया 2.8। 2.8 ऑप्शन में दे रखा था अपने को कहीं ना कहीं, तो यस ऑप्शन नंबर बी। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ मीन। आगे बढ़ते हैं अपन, और अब हम सीखेंगे ग्रुप्ड मीन के बारे में। ग्रुप्ड मीन में पढ़ा चुका हूँ आपको शायद, हाँ ग्रुप मीन में आपको पढ़ा देता हूँ, पढ़ाया नहीं मैंने। तो अब हम सीखते हैं ग्रुप्ड मीन के बारे में। तो ग्रुप्ड मीन की बात करते हैं हम। ग्रुप्ड मीन में क्या होता है ना कि यार भीड़ इतनी बढ़ जाती है
कि हमको एक ग्रुप बनाना पड़ता है ना। और ग्रुप कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास, अच्छा एक मिनट, पहले तो मैं ग्रुप मीन का आपको फॉर्मूला बताता हूँ कि ये होता है, और ये फॉर्मूला देख के आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि क्या कर दिया मैंने। n1 इंटू एक्स वन बार इंटू इंटू एक्स टू बार, ये बिल्कुल वैसे ही है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई जैसा, ठीक है। बट क्या होता है ना, इसमें अपन मीन का भी मीन निकालते हैं, ठीक है। तो ग्रुप मीन में हम क्या करते हैं, मीन ऑफ मीन निकालते हैं। क्या करते हैं अपन, मीन ऑफ मीन निकालते हैं। मतलब बहुत सारा डेटा होगा अपने पास, पहले उन सारे डेटा का इंडिविजुअली मीन निकालेंगे, फिर उन मीन का भी मीन निकालेंगे। मतलब कि जैसे कि हम एक काम करते हैं, हमारे पास एक स्कूल है और स्कूल में बहुत सारी क्लासेस है। लेट्स से क्लास 12th ए, क्लास 12th बी, क्लास 12th सी, क्लास 12th डी, ऐसे करके बहुत सारी क्लास। मैं दो ही क्लास लेता हूँ ताकि आपको मैं समझा पाऊँ। दो क्लास है अपने पास, क्लास 12th ए, क्लास 12th बी, ठीक है। अब भाई जो प्रिंसिपल है उसने बोला कि आ, उसको थोड़ी मतलब है ए सेक्शन से बी सेक्शन से, वो तो डायरेक्ट पूछेगा बताओ क्लास 12th का क्या रिजल्ट चल रहा है। तो आप क्लास 12th का रिजल्ट ऐसे थोड़ी बताओगे कि ए सेक्शन में सर जो एवरेज मार्क्स है वो 100 में से 71 है, और बी सेक्शन में एवरेज मार्क जो है वो 53 है। बोलेगा कि अरे भाई मेरे को पूरा क्लास 12th का बताओ, ये ए बी मत करो मेरे साथ। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि यहाँ पे ग्रुप बन चुका है, ए सेक्शन का अलग से ग्रुप बन चुका है। यहाँ पे कुछ मान लीजिए कि 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों का ग्रुप है, और यहाँ पे अलग से 50 बच्चों का ग्रुप है। तो हमारे पास पहले ही ग्रुप है। तो अब ग्रुप का डेटा अपने को निकालना है, तो काफी मुश्किल काम है। आप ऐसा थोड़ी कर सकते हैं यहाँ पे हर 50 बच्चों का एक एक बच्चे का स्कोर बताओ कि एक्स वन कितना आया है, पहले बच्चे का स्कोर कितना है, बार नहीं आएगा, दूसरे बच्चे का स्कोर कितना है, तीसरे बच्चे का स्कोर कितना है, और ऐसे करते करते लास्ट में 50th बच्चे का स्कोर कितना है सब बताओ मुझे। और फिर अपन ऐसा भी नहीं करेंगे कि दूसरी क्लास में बताइए y1 प्लस y2 प्लस y3 सबका, और फिर एक्स सारे ये वाला डेटा और ये वाले डेटा को ऐड करके 100 से डिवाइड करूंगा। बहुत मेहनत का काम है भाई, जान निकल जाएगी। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक नया तरीका निकालते हैं, ठीक है। वो नया तरीका होता है ग्रुप्ड मीन का, कि हम पहले क्लास 12th ए का एवरेज निकाल लेंगे। लेट से वो एवरेज आएगा x1 बार, क्लास 12th बी का एवरेज निकाल लेंगे, वो एवरेज आएगा x2 बार, ठीक है। और फिर इनका जो एवरेज आएगा उनकी मदद से हम एक नया फॉर्मूला बना लें। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा आपको ये, बट मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो एक मिनट आप वेट कीजिएगा बस। तो देखिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि 12th ए का एवरेज अगर निकालना मुझे, लेट से x1 बार, तो क्या करेंगे अपन, 12th ए में जितने भी बच्चे है ना, उन सबके मार्क्स का अपन समेशन ले लेंगे और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 12th बी में जितने भी बच्चे हैं उन सबका अगर एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे, वी विल ऐड ऑल द मार्क्स। लेट से इसको मैं वाई आई बोल देता हूँ, इनके मार्क्स जो है y1 y2 y3 से अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वाई आई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर देंगे, ठीक है। अब एज ए प्रिंसिपल मुझे क्या चाहिए, ध्यान से देखिएगा प्लीज, कि इन सबके मार्क्स जो थे वो क्या थे, इधर देखो x1 x2 x3 से लेके x50, और इन सबके मार्क्स क्या थे, y1 प्लस y2 से लेके y50 तक, है ना। तो मैं क्या चाह रहा हूं कि ये सब ऐड कर दूं, ये सब ऐड कर दूं, टोटल बच्चे कितने हो गए अब 100, 100 से डिवाइड कर दूं, है ना। तो मेरे को बेसिकली देखो इधर इधर क्या चाहिए, मेरे को सिग्मा एक्स आई चाहिए और सिग्मा वाई आई चाहिए। तो जो मीन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मीन जो फाइनली हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सारे 12th ए क्लास के बच्चों के मार्क्स का सम, जो कि हो जाएगा सिग्मा एक्स आई, वो मैं कैसे भी पता करूंगा, प्लस सारे 12th बी क्लास के बच्चों का जितने मार्क्स हैं उनका सम डिवाइडेड बाय 50 प्लस 50, मतलब जितने क्लास 12th ए में बच्चे हैं और जितने क्लास 12th बी में बच्चे हैं उन सबके टोटल डिवीजन। समझ में आ रही है आपको बात, है ना। यहाँ पे मैंने हर एक बच्चे का जो मार्क्स है वो ऐड कर दिया, यहाँ पे हर एक बच्चे का मार्क्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है और डिवाइड कर दिया टोटल मैंने 50 से। इज दैट ओके। अब मेरे को बस ये पता चल जाए सिग्मा एक्स आई और सिग्मा वाई आई, वो यहाँ से हम पता कर लेंगे। सिग्मा एक्स आई देखो कैसे आएगा, सिग्मा एक्स आई कैन बी, मतलब पहली वाली जो क्लास है उसमें हर एक बच्चे के मार्क्स का सम, सम वो आ जाएगा n1
और x1 बार, और सिग्मा yi मतलब दूसरी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उन सबके मार्क्स का सम, दैट इज यहाँ पे n2 लिख देता हूँ, n2 इंटू x2 बार। ठीक है, यहाँ पे x1 बार क्या बता रहा है आपको, x1 बार इज मीन ऑफ क्लास 12 है, मीन मार्क्स, एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास 12 है। x2 वाइट, हाँ x2 हमको क्या बता रहा है, एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास 12 बी। इज दैट ओके? बस, तो यहां से अपन रिप्लेस कर सकते हैं इसको, पहले वाले टर्म को x सिग्मा xi को हम कर सकते हैं n1 x1 बार से, और इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं n2 इंटू x2 बार से, होल थिंग डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, ग्रुप डेटा मतलब अपने पास ग्रुप बन चुका था, सेक्शन ए का, सेक्शन बी का, हो सकता है यहाँ पे सेक्शन सी डी ई एफ बहुत सारे सेक्शन आ जाए। तो अगर थर्ड सेक्शन आता है तो इस फॉर्मूले को अपन एक्सटेंड कर सकते हैं, कैसे, n3 और तीसरे सेक्शन के जो एवरेज मार्क्स है उनसे डिवाइडेड बाय n3। तो अब प्रिंसिपल के लिए कितना आसान हो गया, प्रिंसिपल बस अब डायरेक्टली बोलेगा हर टीचर को कि अपने क्लास का एवरेज नंबर बताओ, वो बताएगा कि अब मेरे क्लास में जो एवरेज स्कोर आ रहा है बच्चों को वो x1 बार आ रहा है, दूसरा टीचर बताएगा मेरे क्लास में एवरेज स्कोर x2 बार आ रहा है, तीसरे में बताएगा मेरे क्लास में एवरेज स्कोर x3 बार आ रहा है। और तीनों सारी क्लास की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो तो हमें ऑलरेडी पता है, n1 n2 एंड n3। तो हम n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 करके डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो इतना बड़ा जो टास्क था वो अब सिंप्लीफाई हो गया। तो ग्रुप्ड डेटा को इस तरीके से डील किया जा सकता है। ठीक है, फाइनल आंसर यू शुड बेसिकली यू शुड रिमेंबर इट, क्योंकि अब अपने को तरीका तो पता ही है, बार बार डेराइव करेंगे तो समझ आएगा। तो दिस इज समथिंग विच विल टेक योर प्रेशियस टाइम अगर आप इसको डेरिवेशन के साथ करते हो तो, बट यू कैन रिमेंबर इट कि मीन ऑफ पहला वाला ग्रुप इनटू टोटल नंबर ऑफ आदमी जो उस ग्रुप में है, ठीक है, मतलब लोग, और मीन ऑफ दूसरा वाला ग्रुप इनटू टोटल नंबर ऑफ पीपल इन दैट ग्रुप, एंड सो ऑन, वी विल कीप ऑन डूइंग इट टिल द टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स आर फिनिश्ड। मतलब टोटल के ग्रुप्स है तो x के बार तक जाएगा और n के तक जाएगा। ठीक है, अब इससे भी एक क्वेश्चन शायद 2007 में, हाँ 2007 में आया था, जब जेई मेंस का नाम एआई ट्रिपल ही हुआ करता था, बट मैंने यहाँ पे मेंस लिख दिया बिकॉज वी जस्ट वांट टू गेट एन आइडिया। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो आप पॉज कर लीजिए, अगर आप, मैं आपको बस एक फ्लो में समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। सॉल्व करने की कोशिश करते, बड़ा आसान क्वेश्चन। द एवरेज मार्क्स ऑफ द बॉयज इन क्लास इज 52। ठीक है, बॉयज का एवरेज दे रखा है हमें 52, तो बॉयज का एवरेज ध्यान रखेंगे ना, एक्स बी बार इज गिवन एज 52 एंड दैट ऑफ गर्ल्स, बहुत अच्छी बात है यार, एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स भी दे रखा है हमें 42। द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कंबाइंड इज 50। एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कंबाइंड इज 50, दोनों को कंबाइन कर दे रहे हैं अपन। देखो दो ग्रुप हो गए एक तरीके से, एक सेक्शन हो गया बॉयज का, एक सेक्शन हो गया गर्ल्स का, ऐसे मान लो। इनका एवरेज दिया है, इनका एवरेज दिया है, दोनों का कंबाइंड एवरेज भी दे रखा है, दोनों का कंबाइंड एवरेज भी दे रखा है। तो इस वाले डेटा का एवरेज जो है वो है एक्स बी बार, इस वाले डेटा का एवरेज जो है वो है एक्स जी बार, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ जो होगी मान लेते n1 है और यहाँ पे n2 है। ठीक है, और दोनों का कंबाइंड एवरेज भी हमें दे रखा है। क्या आपको समझ में आ रही है मेरी बात? कोई तकलीफ किसी को नहीं होनी चाहिए अब तक। द परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द क्लास इज, इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता है। क्या मैं समझ पा रहा हूं कि एक सेक्शन है और एक सेक्शन है, वैसा कुछ यहाँ पे सिनारियो है। तो ऐसे सिनारियो में अगर अपन मीन निकालने जाते हैं तो दोनों का मीन अगर मैं निकालने जाऊंगा तो क्या बताया था मैंने आपको, पहले वाले सेक्शन का मीन दैट इज एक्स बी बार इंटू जितने उनकी संख्या है दैट नंबर, प्लस दूसरे वाले सेक्शन का मीन दैट इज एक्स जी बार प्लस जितनी उनकी संख्या है, होल थिंग डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ये आ जाएगा आपके पास फाइनल आंसर। तो एक्स बी बार कितना आ जाएगा 52, दिख रहा है आपको, अरे क्वेश्चन में गिवन है बेटा, बॉयज का मीन 52 और बॉयज की संख्या कितनी है भगवान जाने, हमको थोड़ी पता हमको थोड़ी पता बॉयज कितने टोटल क्लास में। जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज है दैट वी डोंट नो, बट वी आर कंसिडरिंग इट एज n1, वही तो निकालना है अपने को। एक्स जी बार मतलब गर्ल्स का मीन, गर्ल्स के एवरेज मार्क्स है 42, 42 इंटू गर्ल्स की संख्या कितनी है हमको नहीं पता, हमने n2 लिख दिया है, अपॉन क्या लिख रहे हैं अपन n1 प्लस n2, और आपको ये दे रखा है कि सबका कंबाइंड एवरेज जो है वो 50 के बराबर है, तो मतलब ये वाला आइटम 50 के बराबर हो जाएगा। यहां तक आप देख लीजिए आराम से, 50 के बराबर हो जाएगा। अब मैं, सुनो मेरी बात, सब मिल जाएगा आपको पीडीएफ में, बस आप समझते जाओ। n1 प्लस n2 जो है इसको 50 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या आ रहा है अपने पास 52, LHS तो मैं भूल ही गया, 52 n1 42 n2,
52n1 प्लस 42n2, और जब ये n1 प्लस n2 RHS में जाएगा तो विल हैव 50n1 प्लस 50n2, कैसा 50 बना है, हाँ, तो टोटल आ जाएगा 2n1 इज इक्वल टू 8n2। ठीक है, मतलब हमारे पास आ जाएगा n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू 8/2 मतलब 4। क्या हमारे पास n1 अपॉन n2 का रेशियो आ गया, n1 अपॉन n2 आ गया 4/1। कोई दिक्कत किसी को? अब आपसे पूछा गया है, क्या गया है, हमसे पूछा यह गया है कि द परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द क्लास इज व्हाट। बॉयज का परसेंटेज कितना है क्लास में, तो बॉयज को मैंने n1 से माना था और गर्ल्स को माना था n2 से, तो जो रेशो है गर्ल्स और बॉयज का वो 4/1 है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज हम 4 के मान लेते हैं और गर्ल्स को अपन 1 के मान लेते हैं। ऐसे ही तो करते, रेशो अगर 4:1 है तो उनकी संख्या क्या मान सकते हैं, n1 को हम 4 के मान सकते हैं और n2 को हम 1 के मान सकते हैं, और इन दोनों का टोटल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 के हो जाएगा। आया समझ में? तो 5 के टोटल हो गया, तो परसेंटेज ऑफ बॉयज अगर निकालना है, परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द क्लास, तो कैसे निकालेंगे बॉयज का परसेंटेज, टोटल नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज कितने हैं n1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू 100, यही तो तरीका है। तो बॉयज कितने हैं हमारे पास 4 के, और टोटल नंबर ऑफ बच्चे कितने हैं 5 के, इंटू 100 कर देंगे तो क्या हमारे पास आंसर आ गया, बिल्कुल 5 दूनी 10 और 4 दूनी 80% बॉयज है क्लास में। काफी नाइंसाफी है, बहुत ज्यादा बच्चे हैं, बहुत ज्यादा लड़के हैं। ठीक है, तो 80 इज योर फाइनल आंसर। आई थिंक इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, और मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको कि जो क्वेश्चन जो टॉपिक जहां पर आ जाए वहीं पे अपन उसको खत्म कर दे। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन। आप इसको आराम से पॉज करके कॉपी कर सकते हैं, या फिर आपने खुद से सॉल्व किया तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आप लिख नहीं रहे हो, पीडीएफ का एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, तो वो भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, बात करते हैं हम लोग मीडियन की। मीडियन, मीडियन क्या होता है, बेसिकली सबसे आसान चीज होती है मीडियन। क्या होती है, सबसे आसान चीज होती है मीडियन, इजीएस्ट। ठीक है, इट इज द मिडिल वैल्यू व्हेन द ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। जो भी ऑब्जर्वेशन है मेरे पास, उनको अगर मैं बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में जमा लेता हूं, तो उसमें जो मिडिल मोस्ट वैल्यू आती है उसको अपन कहते हैं मीडियन। मान लीजिए मेरे पास नंबर है 2 3 1 5 4। ठीक है, तो इनका मीडियन अगर मेरे से पूछ लिया तो सबसे पहले इसको अपन अरेंज करेंगे, कैसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अगर मैं इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूँ तो 1 2 3 4 5 आ जाएगा। अब इनका मिडिल मोस्ट वैल्यू क्या आ रहा है, साफ साफ अपन बता सकते 3, तो मीडियन क्या हो जाएगा 3। अच्छा, मिडिल मोस्ट वैल्यू 3 क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग आंख के अंधे नहीं, हमको दिख रहा है कि भाई बीच में 3 है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं आपको सिर्फ 4 नंबर देता, लेट से मैं आपको 4 नंबर देता 1 2 3 4, सिर्फ 4 नंबर देता 1 2 3 एंड 4, तो इस केस में मिडिल मोस्ट वैल्यू क्या आता, इस केस में मिडिल मोस्ट वैल्यू दो दो आते, एक 3 आता और एक 2 आता। तो आपको इस केस में अगर मीडियन लिखना होता तो आप कैसे लिखते हैं, वो दोनों मिडिल मोस्ट वैल्यू का एवरेज, इनका भी एवरेज लेंगे, तो 5/5 मेरे ख्याल से 1 आ रहा है ना। तो मीडियन ऐसे निकाला जाता है। तो यहां से मैं एक फॉर्मूला जनरेट कर सकता हूँ क्या, यस आई कैन जनरेट द फॉर्मूला, कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है या फिर इवन है तो हम कैसे निकालेंगे। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो आप हमेशा 5 नंबर से हमेशा सोच लिया करो, 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5। कैसे निकालेंगे अपन इधर मिडिल मोस्ट वैल्यू, और इवन में आप 4 से सोच लिया करो 1 2 3 4। तो यहां पर अगर मैं मिडिल मोस्ट वैल्यू निकालना चाह रहा हूं तो ये आ रही है, ये कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म है। तो फॉर्मूला में यहीं के यहीं 5 से ही क्रिएट कर दे रहा हूँ। थर्ड टर्म कैसे आया बेटा, देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स थी 5, 5 प्लस 1/2th टर्म, 5 टर्म्स थी ना, तो थर्ड टर्म कैसे करेंगे, 5 प्लस 1/2 करना पड़ेगा। और तो मतलब आपका फॉर्मूला जो बन जाता है यहाँ पे, वो बन जाता है n+1/2th टर्म। ठीक है, बिल्कुल फॉर्मूला याद नहीं रहता तो करना भी नहीं है, आप 5 का एग्जांपल लो और बोलो कि अच्छा थर्ड टर्म कैसा आया, 5+1/2 खत्म। और 4 का एग्जांपल लोगे तो कौन सा टर्म आ रहा है आपके पास, सेकेंड टर्म, मतलब 4/2th टर्म, और 4/2 से एक आगे, दैट इज 4/2 + 1th टर्म। ठीक है, 4/2 + 1th टर्म।
तो मैं क्या समझ रहा हूँ यहाँ से, फॉर्मूला बन जाएगा n/2th टर्म या तो n/2 से एक आगे वाला टर्म, ये जो हो जाएंगे वो मिडिल मोस्ट टर्म हो जाएंगे, और इनका भी आपको एवरेज लेना पड़ेगा। ठीक है, इनका भी हम लोग एवरेज लेंगे, तो ऐसे करके आप मीडियन निकाल सकते हैं। बहुत रिसेंटली अगेन 2019 में सेम क्वेश्चन आया था, अगर मैंने यहाँ लिया होगा तो मैं आपको करा दूंगा पक्का। मोड जो हो जाता है, इट इज इजियर देन मीडियन, तो वो इजिएस्ट था, ये उससे भी आसान है। इट इज द ऑब्जर्वेशन विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, एंड ऑफ द स्टोरी। ठीक है, आपकी क्लास में बहुत सारे लोगों के नंबर आए, लेकिन जो सबसे ज्यादा बार नंबर आ रहे हैं उसको अपन मोड कहेंगे। मान लीजिए कि हमारी क्लास में 50 बच्चे हैं और 26 मार्क्स जो है वो 13 स्टूडेंट्स के आए हैं, और इससे ज्यादा बार कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ है, तो आप क्या बोलोगे? 26 इज रिपीटेड 13 टाइम्स, इट इज रिपीटेड मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मैक्सिमम टाइम्स, तो इट विल बी कॉल्ड एज मोड। खत्म। मोड को आप देखते कौन ज्यादा बार आया, वो मोड हो गया, खत्म। और कोई कैलकुलेशन नहीं, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसके लिए आपके पास डेटा होना चाहिए। डेटा को आप देख कर बता पाएंगे कि इसका मोड क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं 2019 मेंस का। देखते हैं, इस क्वेश्चन में बोला है हमें, द मीन एंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग 10 नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर आर 42 एंड 35 रिस्पेक्टिवली, देन y/2 इज इक्वल टू। ठीक है, मीन और मीडियन दे रखा है 10 नंबर्स का, तो ये 10 नंबर्स दे रखे हैं हमें। याद रखना टोटल नंबर ऑफ जो डेटा है अपने पास, है ना, टोटल ऑब्जर्वेशंस, टोटल ऑब्जर्वेशंस जो है दैट इज 10, ये डिनोमिनेटर में जाएगा। और इसका मीन मीडियन दे रखा है अपने को 42, तो मीन हमें दे रखा है 42 और मीडियन हमें दे रखा है 35। ठीक है, तो देखते हैं। वैसे भी ये सारे नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हमारा काम आधा कर दिया इन्होंने। भले ही मेंस का क्वेश्चन है, बट फिर भी हमारे लिए इन्होंने चीजें आसान करके दी है कि बच्चा 2-3 मिनट के अंदर सॉल्व कर ले। तो सारे डेटा का मीन निकालना है, तो आप क्या करोगे? वी विल ऐड ऑल द डेटा, तो 10 प्लस 22 प्लस 26, ऐसे ऐसे करते एक्स आएगा, फिर 42 आएगा, फिर 67 आएगा, फिर 70 आएगा, फिर वाई आएगा, और डिवाइडेड बाय 10। ये मीन हमको दे रखा है 42 के बराबर। तो आपसे बेसिकली वो क्या करवाना चाह रहा है? पूरी मेहनत, कि आप 10 प्लस 22 प्लस 26 प्लस 40, ये जितने भी नंबर हैं सबका एडिशन करो। ठीक है, तो मैं आपका काम आसान कर देता हूँ अभी। 300 आएगा सबका एडिशन, और एक्स वाई अलग से आएगा, और नीचे 10 तो है ही, तो नीचे 10 तो है ही हमारे पास, ये आगे 10, एंड दिस इज इक्वल टू 42। तो यहाँ से हमें क्या ये पता चल रहा है कि x प्लस वाई 420 माइनस 300, दैट इज 120। तो x प्लस वाई यहाँ से 120 आ रहा है, इक्वेशन नंबर 1। तो मैं समझ गया कि यार ये हमसे हमको बेवकूफ बना रहे हैं, बस बड़ा आसान क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, x और y आपको निकालना है इसी तरह से। अगला अपन देखेंगे कि मीडियन, ये सारे नंबर्स का मीडियन देखो मैं आंख से बता दूंगा। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 10। तो मीडियन क्या आता था? 4 में कैसे आता था बताओ? 4/2 प्लस 4/2 से एक आगे वाला टर्म, है ना। तो इवन नंबर ऑफ एंट्रीज में हम लोग कैसे करते हैं? 10/2th टर्म होगा, और 10/2 से एक आगे वाला, मतलब फिफ्थ टर्म, और फिफ्थ से एक आगे वाला सिक्स्थ टर्म। तो पांचवा टर्म देखिए, मैं देख के बता दूंगा, 1 2 3 4 5, ये पांचवा टर्म है, सही बात है ना। और ये छठा टर्म है, तो मीडियन क्या हो जाएगा? इन दोनों का एवरेज 34 प्लस x/2। तो मीडियन जो है वो हम निकाल लेंगे 34 प्लस x/2। और क्वेश्चन में मीडियन हमें दे रखा है कितना? 35। सो क्वेश्चन में 35 दे रखा है, तो ये 70 माइनस 34 विच विल बी 26, नहीं 36, तो x का वैल्यू आ जाएगा 36। और हमें पता था कि x प्लस वाई 120, तो यहाँ पे 36 रख देंगे तो y आ जाएगा 120 माइनस 36, दैट विल बी इक्वल टू 90 माइनस 684। ठीक है, बैक जाते हैं और फिर देखते हैं हम y/2 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 84/2 कितना आ जाएगा? 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4, 42 आ जाएगा आपके पास। ओ माय गॉड, सॉरी, y/x पूछा है, मेरे से हो गई गलती, y/x पूछा हुआ है। तो x का वैल्यू कितना है मेरे पास? 36। तो 84/36 हो जाएगा, काटो यार इसको, कितना? 12 7 ज़र 84 होता है ना, और 12 3 ज़र 36, तो 7/3।
तो ये आ जाएगा 7/3 फाइनल आंसर। क्या ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल था? नहीं। क्या ये क्वेश्चन कोई भी सॉल्व कर सकता है? हाँ, लेकिन बेसिक आइडिया होना चाहिए। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट मीडियन एंड मोड। मोड के तो क्वेश्चन इतनी फ्रिक्वेंटली आते भी नहीं है। मेजरली क्वेश्चन स्टैंडर्ड डेविएशन के आते हैं, जो अपन पढ़ेंगे अभी आने वाले टाइम में। ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन और डिस्पर्शन सब पढ़ेंगे। अब देखते हैं आज कितना कवर हो पाता है। रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन, मोड के बीच में एक बहुत ही प्यारा रिलेशन होता है, जो मैं 10वीं क्लास से पढ़ाते आ रहा हूँ आप सबको। दैट इज फॉर ए मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ये मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए लिखते हैं ना, क्योंकि मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है इसका मतलब। रुक जाइए थोड़ा सा। और हमारे सिलेबस में मॉडरेटली स्क्यूड ही है, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं। अगर नहीं भी पता तो भी काम हो जाता है अपना, बट फिर भी मैं समझाऊंगा। फॉर मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, मीन, मीडियन एंड मोड आर रिलेटेड एज दिस। पहला रिलेशन होता है ये वाला जो मैंने इधर लिख रखा है, दैट इज मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। या फिर मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, जैसे आपको याद हो सके। ऊपर वाला याद करना थोड़ा ज्यादा आसान लगता है बच्चों को, क्योंकि यहाँ पे मीन माइनस मोड और यहाँ पे मीन माइनस मीडियन किया गया है, और यहाँ पे बस 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो बच्चे थोड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं इसमें। बट ये चीज क्लास 10th में हमने पढ़ी थी। अगर आपको याद हो, सीबीएसई से कोई होगा तो क्लास 10th में ये चीज पढ़ाई जाती थी। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है। आप इसको बिल्कुल ऐसे याद रख सकते हो कि एलएचएस में मोड रहता है, दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ मोड, और 32 इज द नंबर्स। जो कोएफिशिएंट है वो 32 है, बस इतना याद रखो। 32 याद हो गया तो सब याद हो जाएगा। और आप ऐसे भी याद रख सकते हो अपने दोस्तों को याद करके, योर फ्रेंड्स आर 2 मीन। ठीक है। यू कैन रिमेंबर दैट 32 तो है ही, और लास्ट में 2 मीन आएगा, तो यहाँ पे 3 के साथ मीडियन ही आना है। मतलब पता नहीं यार, ये सब गरीबों वाली ट्रिक्स जो है ना, वो मैं बहुत बना लेता हूँ, तो आपको भी काफी हेल्प करेगा। तो ये मोड का फॉर्मूला होता है, बस इतना याद रखो। बाकी 3 मीडियन माइनस 2 मीन विल कम नेचुरली टू। देखो, मॉडरेटली स्क्यूड डेटा का मतलब क्या होता है? नॉर्मली जो भी एक अच्छा डेटा होता है ना, वो इस तरीके से नजर आता है, एक बेल बेल कर्व की तरह नजर आता है। मतलब एक बेल समझते हो ना, घंटी, उसकी तरह नजर आता है। मतलब परफेक्टली बैलेंस होता है। अगर आप यहाँ पे एवरेज निकालोगे, तो एवरेज के लेफ्ट में और एवरेज के राइट में आपको जो डेटा है वो अच्छे से फैला हुआ दिखेगा, बिल्कुल एक सिमेट्री सा। इसको अपन कहते हैं मॉडरेटली स्क्यूड डेटा, या फिर परफेक्टली स्क्यूड डेटा भी कह सकते हैं अगर परफेक्ट बेल है। तो ऐसे डेटा के लिए हम ये फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। ये वाला जो फॉर्मूला है, ये हम इसी प्रकार के डेटा के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है। लेकिन अगर डेटा बहुत ज्यादा स्क्यू हो गया, मतलब कि एकदम लेफ्ट में आ गया, या फिर एकदम ऐसे राइट में आ गया, मतलब समझ रहे हो आप लोग कि अगर मैं एवरेज देखूं या बीच वाले डेटा देखूं, तो बीच वाले नंबर्स जो है, वो बीच वाले नंबर्स तो ये है, लेकिन उनसे थोड़ा सा ज्यादा लेफ्ट की तरफ डिविएट हो चुका है ग्राफ आपका, या फिर राइट की तरफ डिविएट हो गया, तो उसको अपन फिर मॉडरेटली नहीं, उसको हेविली स्क्यूड बोलते हैं। और हेविली स्क्यूड के लिए ये सारे डेटाज वैलिड नहीं होते, ये सारे सारे फॉर्मूलाज वैलिड नहीं होते। ठीक है। तो हेविली स्क्यूड डेटा वैसे भी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उसकी चिंता आपको करनी नहीं। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्क्यू। ज्यादा डिटेल में जाना नहीं, मैंने बस आपको एक आइडिया दे दिया। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जो 2005 में पूछा गया था, जिस समय अपन जेई मेंस को एआई ट्रिपल ई बोलते थे। तो इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, द मीन एंड मीडियन आर 21 एंड 22, फाइंड मोड। इससे आसान क्वेश्चन शायद हो ही नहीं सकता, जीवन में कभी नहीं मिलेगा आपको। तो मोड होता क्या है? मोड का फॉर्मूला ही तो पढ़ा है अपन ने, 32। 32 मतलब 2 मीन तो इधर आता है, तो पहली बार में क्या आ रहा होगा? मीडियन आ रहा होगा, बस खत्म। तो 3 मीडियन, मीडियन कितना दे रखा है मेरे को? मीडियन दे रखा है 22, याद रखना रिस्पेक्टिवली है। 3 into 22 माइनस 2 into मीन, मीन कितना दे रखा है? 21। तो मीन दे रखा है हमें 21। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो 66 माइनस 2 to the 4, तो ये आ जाएगा अपने पास 24। तो ये आ गया हमारे पास मोड का वैल्यू 24। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन हो गया है। आपको 4 नंबर वो फ्री के ही दे दे रहा है। आपको बोल रहा है कि ले जाओ भाई, 4 नंबर तो ले जाओ कम से कम, कम समय में। तो ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, दे सेव योर टाइम। आपका कहीं ना कहीं टाइम लगेगा ज्यादा। ये क्वेश्चन आपने 10 सेकंड में कर लिया, तो आने वाला क्वेश्चन कोई एक 6-7 मिनट तक जाएगा ही जाएगा। नहीं जाना चाहिए वैसे, बट जाता है तो अपन उसको समझ सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। आई होप यहाँ तक हमें सब कुछ क्लियर होगा।
देखिए भाई, हो क्या रहा था ना कि अब हम मीन मीडियन मोड खत्म कर चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब इसके अलावा मीन मीडियन मोड में आपको कोई भी हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, गारंटी है मेरी। इतना ही बेसिक सवाल पूछा जाएगा, तो आपका 50% सिलेबस यही खत्म हो जाता है। अब रिमेनिंग 50% पे अभी आज आपको काफी एक इसका पोर्शन पढ़ा दूंगा, डिस्पर्शन का मेजर जो है। और डिस्पर्शन का मेजर जो है वो अपन पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग एक चीज आज पढ़ेंगे, दैट इज मीन डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन अपन कल पढ़ेंगे। तो डिस्पर्शन की जरूरत क्यों पड़ी? क्या हमने जो अभी तक पढ़ा था, मीन, मोड एंड मीडियन, क्या ये तीनों चीजें इनफ नहीं थी? वर दे नॉट इनफ? इनमें क्या फ्लॉ है? कुछ तो गड़बड़ है। तो हम उस गड़बड़ को समझने के लिए डिस्पर्शन पढ़ते हैं। मैं आपको पहले बताता हूं कि मीन या फिर मोड या तो मीडियन, ये आपको एक बहुत अच्छी पिक्चर नहीं देता है। जैसे कि अपन एवरेज की बात करते हैं, मान लो मेरे पास दो क्लासेस है। एक क्लास है जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो 20 स्टूडेंट्स, और दूसरी क्लास में भी 20 स्टूडेंट्स है, ठीक है। अब पहली क्लास में क्या है कि 10 स्टूडेंट के 0 नंबर आ रहे हैं, मतलब एकदम एकदम गजब के नालायक बच्चे। और 10 नंबर, 10 स्टूडेंट के 100 नंबर आ रहे हैं, मतलब एकदम जीनियस। मैं नहीं कह रहा हूँ कि नंबर आपको डिसाइड करते हैं, बट एट फॉर द टाइम बिंग वी कैन कंक्लूड, राइट। तो 0 नंबर तो आपको डेफिनेटली बोलेगा कि यार ये तो एकदम किसी काम का नहीं है। तो कोई काम के बच्चे यहाँ पे नहीं है, उस तरीके के 10 बच्चे हैं, ठीक है। अच्छा, तो एवरेज निकालोगे तो 50 आएगा। और अगर अपन दूसरी क्लास में जाते हैं, सबके 50 नंबर है, पूरे 20 के 20 बच्चों के 50 नंबर है, उनका एवरेज निकालोगे तो भी 50 आएगा। अगर प्रिंसिपल बोलता है कि पहली क्लास में बताइए क्या एवरेज चल रहा है, तो टीचर बताएगा 50 नंबर। प्रिंसिपल को लगेगा कि ठीक है यार, यहाँ पे बच्चे जो है वो आधे नंबर लाते हैं, मतलब ठीक ठाक बच्चे यहाँ पे, एवरेज बच्चे 50% नंबर ले आते हैं। और सेकंड क्लास में एवरेज पूछेगा प्रिंसिपल, तो फिर से 50 आएगा, तो उसको लगेगा कि सेकंड क्लास में भी सारे बच्चे जो है वो एवरेज है। यहाँ पे कोई भी हमारी स्कूल में बच्चा ऐसा नहीं है कि जो जीनियस है। उसको तो ऐसा लगेगा ना कि यहाँ पे अपने स्कूल में जीनियस बच्चे है ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे स्कूल में क्लास नंबर 1 में कम से कम 10 बच्चे ऐसे हैं जो कि जेई एडवांस निकालने का दम रखते हैं, लेकिन एवरेज जो है वो उस चीज को अच्छे से बता नहीं रहा है। एवरेज हमको एक क्लियर पिक्चर नहीं दे रहा है, क्योंकि एकदम नलायक बच्चे जो है उन्होंने उसको नलीफाई कर दिया है। तो इसको हम कहते हैं कि शॉर्ट कमिंग ऑफ मीन। मीन जो है या फिर मीडियन जो है या मोड जो है, उनका एक शॉर्ट कमिंग होता है, एक डिसएडवांटेज होता है, वो यहाँ पे अपने को पकड़ में आता है। तो इस डिसएडवांटेज को हम कहते हैं कि इसको अगर अपन थोड़ा और अच्छे से समझना चाहें कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम समझते हैं फिर उसके बाद डिस्पर्शन। ऐसा क्यों हो रहा है? इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन मतलब क्या होता है कि द डिग्री टू विच द न्यूमेरिकल डेटा टेंड टू स्प्रेड अबाउट एन एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड डिस्पर्शन। मतलब सिर्फ एवरेज से काम नहीं चल रहा है, हमको पता करना पड़ेगा कि एवरेज वैल्यू के आसपास कितना वैल्यू फैला हुआ है, कितना डिस्पर्स्ड है वैल्यू। इंपॉर्टेंट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आर, देखिए दो इंपॉर्टेंट डिस्पर्शन होते हैं, एक होता है मीन डेविएशन, एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये मैं आपको आज पढ़ाना चाहता हूँ, और ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, ताकि कल बहुत छोटा लेक्चर बने, 30 मिनट्स का, है ना। और आज का भी छोटा बने, ये भी एक टारगेट है मेरा। तो हम मीन डेविएशन आराम से समझ लेंगे। तो बेसिकली एवरेज से काम नहीं चल रहा था, तो हमने बोला कि यार एवरेज जो है वो आपको गलत पिक्चर दे रहा है। एवरेज से आपको पता ही नहीं चल रहा है कि क्लास में 10 जीनियस बच्चे बैठे हैं। एवरेज देख के लग रहा है कि 50 नंबर है, तो यार क्लास में चलो कोई कुछ खास बच्चे नहीं है, बहुत ही एवरेज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में पाए जाएंगे। तो एक सही तरीका नहीं है। तो हमने बोला डेविएशन पता करते हैं कि कितना है। डेविएशन का मतलब क्या होता है वो अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मीन डेविएशन पढ़ाऊंगा। मीन डेविएशन पढ़ने के बाद अपन कल स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे और वेरिएंस पढ़ेंगे। दोनों एक ही चीज है। वेरिएंस जो है जस्ट स्क्वायर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो बस आपको मैं स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा दूंगा, जिसको अपन सिग्मा से डिनोट करते हैं, और उसके बाद वेरिएंस वहीं की वहीं कवर हो जाएगा। तो मीन डेविएशन आज अपन देख लेते हैं। देखिए भाई, मीन डेविएशन क्या होता है? मीन डेविएशन मतलब होता है, सबसे पहली बात तो ये फॉर्मूला लिख रखा है जो आपको कभी समझ में आएगा ही नहीं। मैं आपको सिंपल सी चीज बताता हूँ कि हमारे पास मान लीजिए एक नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन में मैं आपके सामने नंबर लिख देता हूँ, 5, 10, 15, 20, 25। क्या आप इन सारे नंबर्स का एवरेज निकाल सकते हो? निकालने की जरूरत भी नहीं है, सिमेट्री है। सिमेट्री तो पता चल रहा है कि 15 ही एवरेज होगा, करके देख लो। एड ऑल द नंबर्स एंड डिवाइड बाय 5।
तो जो एवरेज आएगा वो कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब इसका डिस्पर्जन समझने की कोशिश करते हैं। डिस्पर्जन मतलब कितने तरीके से, कितने अच्छे से ये डेटा फैला हुआ है। तो कितने अच्छे से ये डेटा फैला हुआ है, तो अपन देखेंगे कि 15 के आगे भी अच्छा खासा डिस्पर्जन है और 15 के पीछे भी डेटा फैला हुआ है, इक्वली फैला हुआ है। मतलब 15 के आगे आपको 2 इनपुट मिलेंगे और 15 के पीछे आपको 2 इनपुट मिलेंगे। तो मतलब जो मीन है, उस मीन के अबाउट जो डिस्पर्जन है वो आपको दिख रहा है कि है, देर इज सम सॉर्ट ऑफ डिस्पर्जन अबाउट मीन, है ना। अच्छा, मैं बहुत डिटेल में आपको नहीं समझाने वाला हूँ, मैं आपको एकदम आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा। तो यार मीन के अबाउट डेटा अच्छे से डिस्पर्स्ड है। अब डिस्पर्जन अगर अपन हर एक डेटा का कैलकुलेट करेंगे तो वो कैसे कैलकुलेट होता है वो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, क्या डेटा डिस्पर्स्ड है? यस और नो? यस, डेटा इज डिस्पर्स्ड। डेटा डेफिनेटली डिस्पर्स्ड है, क्योंकि 15 के आगे आपको 2 डेटा मिलेंगे और 15 के पीछे भी आपको 2 डेटा मिलेंगे, तो डिस्पर्जन तो है। डिस्पर्शन तो है। अब डिस्पर्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? हर एक डेटा का आप डिस्पर्शन कैलकुलेट करोगे अबाउट मीन। ठीक है, अबाउट मीन। तो 15, जैसे कि मैं 20 के पास जाऊं तो 20 जो है वो मीन से कितना दूर है? 5 यूनिट दूर है, +5। 25 मीन से कितना दूर है? 10 यूनिट्स दूर है। तो 25 का डेविएशन हो गया 10। उसी तरह से अगर अपन बात करें तो ये वाला 10 मीन से कितना दूर है? अगेन 5 यूनिट दूर है, बट दूसरी साइड है तो अपन -5 लिखना चाहेंगे। और ये वाला जो 5 है वो कितना दूर है मीन से? 5 और 15 10 यूनिट्स दूर है, लेकिन दूसरी तरफ है तो -10 लिखूंगा। अब अगर मेरे को डिस्पर्जन निकालना है तो बेसिकली हर डेटा का डिस्पर्जन लिख दो आप और उनको ऐड करके डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये 15 जो है, देखो देर देर प्लीज देखो, ये 15 जो है इस खुद का डिस्पर्जन 0 आएगा क्योंकि ये 15 मीन पे ही चिपका हुआ है ना। तो हर डेटा का डिस्पर्जन लिखेंगे, तो 15 का डिस्पर्जन 0, 20 का डिस्पर्जन आएगा 5 +5, 25 का डिस्पर्जन आएगा 10। ठीक है, और फिर उसके बाद हम निकालेंगे 10 का डिस्पर्शन आएगा -5 और इसका -10, तो -5 और -10, इस पूरे को हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। लेकिन ऐसा करने पर आपका आंसर 0 आ जाएगा। 0 आ रहा है मतलब हमको क्या पता चल रहा है मैथमेटिकली, देर इज नो डिस्पर्शन। बट मैंने इनिशियली ही बोल दिया था कि यस, डिस्पर्शन तो है, क्योंकि डेटा फैला हुआ है आरएचएस में भी और एलएचएस में भी। तो डिस्पर्शन तो है, मतलब ये 0 आंसर अपना गलत है। तो बेसिकली जो हमने किया है बस वही सीखना है आपको। अगर आपने इतनी चीज समझ ली तो आपका 90% काम हो गया है। द मेन पॉइंट इज दैट हर डेटा का डिस्पर्शन का मॉडुलस ले लो। हर डेटा का डिस्पर्शन का मॉडुलस ले लो अबाउट मीन। तो अगर आपने मॉडुलस ले लिया तो आपका काम हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, 20 का भी मैंने डिस्पर्शन ले लिया, 20 कितना दूर है मीन से, 25 कितना दूर है, 10 कितना दूर है, 5 कितना दूर है, और उन सबका साइन जो है उसको भूल जाओ, माइनस को भूल जाओ, आप बस प्लस ले लो। और वो सारे डिस्पर्शन को आप ऐड करो, सारे डिस्पर्शन को आप ऐड करो और डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो आपको मीन, मैं डिस्पर्शन बोल रहा हूँ, गलती होगी मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है वैसे उसमें भी, बट डेविएशन बोलना ज्यादा उचित रहेगा। तो आप सबका डेविएशन कैलकुलेट करके डिवाइड कर दो 5 से, तो आपके पास मीन डेविएशन आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो हमने क्या सीखा, मीन डेविएशन का मतलब क्या हो गया कि हर ऑब्जर्वेशन में से मीन सब्ट्रैक्ट कर दो। तो फ्रॉम एवरी ऑब्जर्वेशन यू सब्ट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ मीन एंड उन सबका आप क्या कर दो, जोड़ कर दो। एक्स समझते हो ना, x1 x2 x3 x4 ऐसा करके उन सबको जोड़ दो और डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो आपको मिल जाएगा मीन डेविएशन। और ये जो मीन डेविएशन मिला है वो अपन ने किसके अबाउट कैलकुलेट करा है? दिस मीन डेविएशन वी हैव कैलकुलेटेड अबाउट मीन। हमने मीन के अबाउट कैलकुलेट करा है क्योंकि हम चेक कर रहे हैं कि मीन से कितना दूर है डेटा। हर डेटा मीन से कितना दूर फैला हुआ है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन लिखा हुआ है। मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला ये हो गया। अगर मैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना चाहता हूँ, तो अगर मेरे को कल को बोलते मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालो, तो अबाउट मीडियन कैसे निकालेंगे मीन डेविएशन? बड़ा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। हर डेटा का डिफरेंस निकाल लीजिए आप मीडियन से। हर डेटा का डिफरेंस निकाल लीजिए मीडियन से, सबको जोड़ दीजिए, डिवाइडेड बाय एन। बड़ा आसान है।
और अगर मेरे को बोलता है मीन डेविएशन अबाउट मोड निकालना, मोड के अबाउट मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे? हर डेटा का मोड से आप सब्ट्रैक्शन कर लीजिए और उसको सम करके डिवाइड बाय एन कर दो। तो ये तीनों चीजें बड़ी आसान है। ठीक है, सो दीज आर द थ्री फॉर्मूलाज। कोई भी याद नहीं रखना है आपको। मीन के अबाउट निकालना है तो हर डेटा का मीन से सब्ट्रैक्शन करेंगे, है ना। मीडियन के अबाउट निकालना है तो हर डेटा का मीडियन से सब्ट्रैक्शन करेंगे। मोड के अबाउट निकालना है तो हर डेटा का मोड से सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अपन ने मीन डेविएशन का टॉपिक पढ़ लिया है। ठीक है, इसको हम चाहे तो मॉडल मीडियन डिस्पर्शन, मीडियन डेविएशन भी कह सकते हैं, इसको मॉडल डेविएशन भी कह सकते हैं, इसको मीन डेविएशन। ये सब कहने की बात है। काम की बात यह है कि आपको हमेशा बोलेगा कि आप निकालिए मीन डेविएशन, हमेशा। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन बोल दिया तो आपको हर डेटा का मीडियन से सब्ट्रैक्शन करना है। अबाउट मोड बोल दिया तो हर डेटा का मोड से करना है। यार क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें। ठीक है, आप चाहे तो इसको ट्राई करें। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि इफ द मीन डेविएशन ऑफ द नंबर्स 1, 1 + d, 1 + 2d एंड 1 + 100d फ्रॉम देयर मीन इज 255। तो सबका जो डेविएशन मीन से है वो 255 है। तो आपको डी निकालना है। तो मीन से डेविएशन का मतलब क्या होता है कि हमको फॉर्मूला पता है अच्छे से कि मीन डेविएशन मतलब क्या होता है कि हर डेटा का आप मीन से डिफरेंस निकालो और फिर उनको जोड़ दो और डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो आपको मिलता है मीन। मैं यहाँ पे बस शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले एक्स बार निकालना पड़ेगा। एक्स बार आप निकाल सकते हैं, पहले तो अपन मीन निकाल लेते हैं। लेट अस कैलकुलेट मीन फर्स्ट। मीन क्या होता है? मीन होता है सम ऑफ ऑल द डेटा। सम ऑफ ऑल डेटा मतलब 1, 1 + d, 1 + 2d से लेकर 1 + 100d और डिवाइड कर दो इसको आप किससे? इसको आप डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। कितने ऑब्जर्वेशन है भाई? ऑब्जर्वेशन में आराम से देखो बता सकता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हियर आर 101। कैसे? क्योंकि यहाँ पे देखो 1d आ रहा है, फिर 2d आ रहा है, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन, 100th ऑब्जर्वेशन, और ये इसको मिला दे तो 101। तो 101 ऑब्जर्वेशन। सबको अगर जोड़ेंगे तो देखिए कितना आसान है जोड़ना। 101 ऑब्जर्वेशन, तो 101 बार 1 आ रहा होगा ये वाला। 1 + 1 + 1 + 1, तो 101 टाइम्स 1 आ रहा है। ठीक है, प्लस अब देखो ये 1d + 2d से लेकर 100d तक। तो आप मन ही मन में कैलकुलेट कर सकते हैं 1d, 2d, 3d, 4d, 5d से लेकर 100d। तो d तो कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या? 1 से लेकर 100 तक का सम, जो कि मेरे को एकदम अच्छे से याद है, 5050 होता है। और उसको डिवाइड करेंगे 101 के साथ। तो आपके पास मीन कितना आ गया? मीन आ गया अपने पास, बंटवारा कर दो, 101/101 1, और 50/101 इज मेरे ख्याल से 50। बंटवारा समझ में आ रहा है ना? 5050/101 करोगे 50 आएगा। तो ये आ गया मीन। 1 + 50d इज द वैल्यू ऑफ मीन। ठीक है, अब आपको निकालना है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन निकालना है आपको। मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं? मीन डेविएशन, और वो भी निकालना है अबाउट एक्स बार। तो देखो क्या करेंगे, हर डेटा को एक्स बार से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहला डेटा क्या है? 1। 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 + 50d से। थोड़ी मेहनत का काम है। 1 - 1 + 50d। ठीक है, दूसरा डेटा क्या है? दूसरा डेटा है 1 + d। तो 1 + d को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 - 1 + 50d से। ठीक है, तो 1 + 50d सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 - 50d आ जाएगा। उसी तरह से अपन सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे। 1 + 2d को भी करेंगे सब्ट्रैक्ट, 1 - 50d से करेंगे, मतलब 1 + 50d से करेंगे। और ऐसे एंड तक पहुंचेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास? 1 + 100d - 1 - 50d, और इसको डिवाइड कर देंगे अपन 101 के साथ। तो पहला डेटा आ रहा है अपने पास, जल्दी से बताएंगे मुझे। 1 से 1 कटेगा तो -50d आएगा। और उसका मॉड लेना है, मॉड लेना मत भूलना है ना। हर डेटा का बाय डिफॉल्ट आपको खुद से ही दिमाग लगा के मॉड लेना। d - 50d कितना आ जाएगा? -49d का मॉड। अब अपन गधे नहीं है, अगला -48d आएगा। ठीक है, और लास्ट वाला डेटा क्या है? 1 से 1 कट गया, 100 - 50। अच्छा एक बात ध्यान से सोचो,
अगर 1+2D है यहाँ पे, तो आगे 1+3D आएगा, 4D आएगा, 5D आएगा। तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि बीच में 1+50D आएगा, और वो 1+50D के साथ ही सब्ट्रैक्ट होगा। समझ में आ रहा है? तो बीच में कहीं ना कहीं जीरो आएगा, और फिर उस जीरो के बाद ये चीज देख रहे हो घटेगी आपको, 50, 49, 48 से घट के जीरो, फिर जीरो से वापस इंक्रीज होगी। इट विल इंक्रीज अगेन फ्रॉम जीरो। ये तो बेसिक ऑब्जर्वेशन है, आप एकदम सोच सकते हो। फिर ये 1D आएगा फिर से, फिर 2D आएगा, फिर ऐसा करते करते पूरा 50D तक आएगा। ये आपको समझ में आना चाहिए खुद से, बिना बोले। ठीक है, 101 नीचे रहेगा। ठीक है, तो अब आपको क्या समझ में आ रहा है कि 1D, 2D, 3D से लेकर 50D तक आपको ऐड करना है 2 बार, और उनको डिवाइड करना है 101 से। ठीक है, तो 1 से लेके 50 तक का सम अपने को निकालते आता है। तो 2 टाइम्स D, और 1 से लेके 50 तक का सम क्या हो जाएगा, 50 × 51/2, n × n+1/2 डिवाइडेड बाय 101। ये आ जाएगा आपका मीन डेविएशन। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी फाइनल आंसर। मेरे ख्याल से इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, वो हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि मीन डेविएशन अबाउट मीन इज 255। तो ये हमें 255 के बराबर दे रखा है। तो 2 से 2 काट दो, तो बचेगा क्या हमारे पास, 50 × 51 × D/101 इज इक्वल टू 255। ठीक है, सो कैन वी डू सम कैंसिलेशन? चलो करते हैं मेहनत अब। 255 × 101 डिवाइडेड बाय 50 × 51। तो आप अगर मेहनत करेंगे तो काटा पिटी करोगे, अगर आप 5 से काटेंगे तो 10 टाइम्स, 5×5 = 25, 5×5 51, 51 कट गया, तो डी का वैल्यू आ जाएगा 101/10, जो कि देता है मुझे 10.1। ऑप्शंस में जाएंगे तो 10.1 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। बड़ा थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, बट फिर भी आसान है। समझ रहे हो आप, मैंने इसमें ज्यादा समय लगाया नहीं, आसान है क्वेश्चन, तो सॉल्व हो ही रहा है। तो इसका आपको पीडीएफ में अभी के अभी दे दूंगा, मतलब डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, डाउनलोड कर लीजिए, और जो भी क्वेश्चन है उनको पॉज करके करिए। तो ये वाला क्वेश्चन एक और है अगर, हाँ, सो जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड वी विल सॉल्व दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो टेक इट एज होमवर्क, आप इसको सॉल्व करें। ठीक है, ये पूरा सेशन जो है उसमें आपको मैंने मीन, मोड, मीडियन और मीन डेविएशन पढ़ा दिया। मीन डेविएशन जो है उस पर अपन ने 2 क्वेश्चन करे, एक क्वेश्चन अभी करा और एक क्वेश्चन ये वाला है जो आप खुद से करेंगे, हो जाएगा सेम क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन इसमें मीन डेविएशन अबाउट मीडियन बोला है, तो ये सारे नंबर्स का मीडियन आपको निकालना पड़ेगा और फिर उनसे मीन डेविएशन निकालना पड़ेगा। तो इसको याद रख लो, मतलब आप एक हफ्ते बाद जेई का पेपर दोगे तो आपको ताजा ताजा याद रहेगा। ये आपका सबसे बड़ा बेनिफिट रहेगा इस चैप्टर को पढ़ने का या रिवाइज करने का, अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस पढ़ेंगे और अपना चैप्टर जो है वहीं पे फिनिश हो जाएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।